नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी की कुर्सी भले ही सलामत है, लेकिन बीजेपी के अंदर आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और खासकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मोदी और आरएसएस के बीच में टकराव कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, इन्होंने भले ही रिटायरमेंट को लेकर मोदी जी को कुछ दिन पहले अभयदान दे दिया हो, लेकिन अब इनके जो तेवर हैं तल्ख होते जा रहे हैं और इरादे बड़े साफ कर दिए मोहन भागवत ने। आरएसएस का कहना है कि सरकार मोदी चलाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संगठन यानी पार्टी हम चलाएंगे। सरकार तुम चलाओ, पार्टी हम चलाएंगे। अब दोस्तों, कहा तो ये जा रहा था कि ये जो टकराव है मोहन भागवत और मोदी के बीच में, ये होली तक खत्म हो जाएगा, लेकिन होली गुजर गई। गुजर तो रक्षाबंधन भी गई, उसके बाद श्राद्ध भी गुजर गए, नवरात्रे आ गए, उसके बाद दशहरा है, फिर दिवाली है। आसार नहीं दिख रहे कि मोदी और मोहन भागवत के बीच अध्यक्ष पद को लेकर कोई कंप्रोमाइज होगा। फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि दिवाली बाद, और कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है बिहार चुनाव के बाद होगा। बहरहाल उस पर मैं आऊँगा, उस अंदर की खबर पर आऊँगा। लेकिन ये जो टकराव है, इस टकराव के पीछे कहीं ना कहीं, या इस टकराव की आड़ में बीजेपी के भीतर एक लॉबी उभर रही है। और इस लॉबी में आप कह सकते हैं नितिन गडकरी से लेकर वसुंधरा राजे तक, और शिवराज सिंह चौहान से लेकर योगी आदित्यनाथ, ऐसे कई नेता हैं जो अब साफ तौर पर मोदी शाही गुजरात लॉबी के खिलाफ पार्टी के भीतर अंदर ही अंदर बोलने लग गए। अब सच्चाई ये भी है कि अगर बिहार नवंबर में, अगर बिहार मोदी के हाथ से निकलता है, शाह के हाथ से निकलता है, तो ये जो आपको लॉबी दिख रही है, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, या फिर योगी आदित्यनाथ, या फिर रविशंकर प्रसाद, या फिर राजीव प्रताप रूडी, ऐसे कई नाम हैं। दक्षिण भारत में आप चले जाएं तो पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा भी हैं। ऐसे कई लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है। अगर बिहार हाथ से निकला तो ये जो नाम मैं ले रहा हूं, कहीं ना कहीं ये सुर तेज होंगे, मोदी के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, ये तय है। इसलिए मोदी के लिए बिहार जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहरहाल बिहार पर कभी फिर बात करेंगे, लेकिन मैं अध्यक्ष पद पर आ रहा हूं कि अध्यक्ष को लेकर ये टकराव क्यों बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कोई समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या है कि मोदी जी को मोहन भागवत के नाम कबूल नहीं है। अब दोस्तों, मोदी और शाह चाहते हैं कि भाई जो भी अध्यक्ष बने वो नड्डा जैसा हो। जैसे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने नंबर 2 को ही अध्यक्ष बना दिया, अमित शाह को ही पार्टी अध्यक्ष बना दिया। अब नड्डा साहब हैं जो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, बल्कि एक्सटेंशन खत्म हो चुका है। मोदी चाहते हैं कि नड्डा जैसा ही कोई आदमी अब इस कुर्सी पर बैठे जो देश भर में बीजेपी को चलाए, संगठन को चलाए, पार्टी को चलाए, आरएसएस के साथ भी कोऑर्डिनेट करे, और हम सरकार चलाएं और पार्टी पर भी काबिज रहें। तो नड्डा जैसे आदमी की तलाश हो रही। कई नाम हैं, कोई भी नाम कंफर्म नहीं है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रही है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शाह साहब के क्लोज हैं, मोदी जी के क्लोज हैं। एक और नाम है भूपेंद्र यादव, ओबीसी का दौर है, भूपेंद्र यादव के नाम को भी पुश किया जा रहा है, ये भी शाह साहब की लॉबी में। एक और साहब हैं सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई करिश्मे किए, ऐसा लोग कहते हैं कि सब बार बीजेपी को जो जीत मिली उसके पीछे जो आर्किटेक्ट थे सुनील बंसल थे। सुनील बंसल ने मोदी जी के हाथ में उड़ीसा भी जीत के रख दिया। इस वक्त वो बंगाल के प्रभारी हैं। शाह को लगता है कि अगर सुनील बंसल को अध्यक्ष बनाया जाए तो दक्षिण भारत में कोई खेल हो सकता है। तो शाह सुनील बंसल को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आरएसएस, उसकी मर्जी कुछ हो रहा है। आरएसएस चाहता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जैसा आदमी आए तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस होगा, मोदी जी पर, शाह साहब पर चेक किया जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया गया, नितिन गडकरी का नाम भी आगे बढ़ा गया। और एक और नाम की चर्चा है, इसका मैं जिक्र वीडियो में करूंगा। ये साहब है संजय जोशी। अब संजय जोशी वो शख्स हैं जिनकी मोदी जी से बनती नहीं। 36 का आंकड़ा। अगर मोदी जी का संगठन में, पार्टी में, आरएसएस परिवार में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो मैं कह सकता हूं
संजय जोशी। अब आरएसएस के कुछ लोग चाहते हैं कि संजय जोशी को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। अब संजय जोशी को लेकर गुजरात लॉबी क्यों इतनी अगेंस्ट है, ये आगे वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अध्यक्ष पद को लेकर ये टकराव बढ़ता है, आरएसएस थोड़ी नाराज़ होती है और इस नाराज़गी के पीछे बीजेपी के जो बाकी नेता हैं जो अभी तक कुछ खुलकर बोल नहीं पाते, वो अगर और ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं, वो इमर्ज होते हैं और मोदी जी के हाथ से बिहार निकल जाता है, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इस सिनेरियो का आज हम डिस्कस करेंगे। इत्तेफाक से आज एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका कोई सानी नहीं है, जिनका आप कह सकते हैं कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं कर सकता। एक ऐसे शख्स जो मोदी की रग रग से वाकिफ है, जय नारायण व्यास। मोदी के किसी जमाने में फ्रेंड फिलोसफर गाइड थे जो मोदी को राजनीति के गुर सिखा रहे थे। और मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी ने खुद मंच पे कहा है कि जय नारायण व्यास उनके फ्रेंड भी हैं, फिलोसफर भी हैं, गाइड भी हैं। ये अलग बात है, बाद में वक्त आने पर व्यास साहब को किनारे कर दिया मोदी जी ने, वरना मुख्यमंत्री ये होते मोदी के बाद। ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे कई बार के, मोदी के साथ भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। मोदी को लेकर ही इनका केशु भाई पटेल से झगड़ा हुआ था और केशु भाई पटेल फिर हटाए गए, फिर मोदी बने। लेकिन जब मोदी बने तो व्यास साहब ही किनारे कर दिए गए। खैर, बहरहाल आज के जो एक्सपर्ट हैं उनको ज़रूर सुनिएगा। बहुत सी बातें मोदी शाह को लेकर मैंने उनसे पूछी हैं और आज वो मूड में थे, खुलकर बात की। अगर आप सुनेंगे एक एक बात तो मुझे लगता है कि मोदी के मिजाज को, उनके प्लान को आप बेहतर तरीके से और आसानी से समझ सकते हैं। व्यास साहब को गौर से सुनिएगा और साथ में उमाकांत जी होंगे जिनसे बार बार मैंने कुछ और चीज़ें पूछी हैं अध्यक्ष पद को लेकर, पार्टी को लेकर, उनको भी सुनिएगा। व्यास साहब, पहला सवाल आपसे है और आप मोदी जी को सिर्फ जानते ही नहीं हैं, मोदी जी के साथ आप सरकार में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, मोदी जी से सीनियर थे आप। और सबसे बड़ी बात, एक वक्त ऐसा था जब मोदी खुद कहते थे कि हमारे आप फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। मैं आज मार्गदर्शक से ही सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि मोदी और मोहन भागवत में बन नहीं रही है। हालांकि मोदी जी ने अभी बीच में बहुत तारीफ करी, लेकिन क्या टकराव लगता है आपको आरएसएस और बीजेपी में? और इसी वजह से पिछले 2 वर्षों से, 2 साल हो गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बीजेपी अपना पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या मोदी जी सोच समझ के फैसला करते हैं? मतलब अगर उनको विधायक का टिकट देना है, उनको किसी को गृह मंत्री बनाना है, उनको अपने यहाँ किसी को सेक्रेटरी बनाना है, या फिर उनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाना है, क्या मोदी बहुत सोच विचार के करते हैं, बहुत नफा नुकसान देखते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं? देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, उनकी पसंद तय होती है। और उनका एक और विकारियस प्लेजर ये भी है कि जो प्रेस में आता है और जो नाम बहाल होता है, बाहर चर्चा में होता है, वो नहीं आए तो उनको बहुत आनंद मिलता है। अच्छा, ये भी इनके लिए बहुत आनंद की बात है कि वो बता रहे थे इनका नाम ये आना चाहिए, वो आना, देखो कैसा लाके हमने बिठा दिया, किसी को पता नहीं चला, किसी को भनक नहीं हुई। ये इनका एक हॉबी ये भी है। नहीं, जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, भाई कैबिनेट में तो सारे सीक्रेट फैसले होते हैं और आप उनके सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे। लोग ये कहते थे, हमने जो सुना है कि मोदी जब गुजरात से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे और दिल्ली जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब मोदी का रिप्लेसमेंट आप था। तो आप इतने करीब थे, क्या कैबिनेट में जो फैसले लेते थे और भी बहुत से सरकार में फैसले लेते थे जब गुजरात में, और आप उनके मंत्री थे, आपको पता रहता था या तब भी मोदी जी सीक्रेट थे, बहुत सीक्रेसी रखते थे तब भी? कुछ मामले ऐसे थे जिसका किसी को भी पता नहीं होता था। आपको भी नहीं? किसी को भी नहीं। एक तो दीपक जी, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के अनुसार जो आदमी खुद अपने बारे में आशंकित होता है वो कभी अपनी रहस्य किसी से नहीं बांटता। एक ये साइकोलॉजी की थियरी है कि कौन सबसे ज्यादा अनसेफ कौन फील करता है, कि जो अपने रहस्य नहीं बांटता, तो वो आदमी है जो अपनी परछाई से भी घबराता है। तो जो बाहर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता है, एक बात। और दूसरी बात, या तो फिर जो मैं कहूं वही होना चाहिए, ये बात लेके चलते हैं। तो दोनों बातों को मिक्स कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। भाई लखेड़ा साहब,
व्यास साहब जी मोदी जी के मंत्री रहे, मोदी जी के मंत्री रहे, व्यास साहब मोदी जी के बड़े खास रहे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी दिल की बातें जुबान पे नहीं लाते, बताते नहीं किसी को कुछ। क्या आपको लगता है कि मोदी जी वाकई रहस्यमय टाइप के आदमी हैं? किसी से भी कोई भी गुफ्तगू नहीं करते, मन की बात नहीं करते, सिर्फ मन की बात रेडियो पर आती है, हकीकत में मन की बात नहीं करते, मंत्रियों से भी नहीं करते, अमित शाह से भी नहीं करते। देखिए ये ये कोई भी डिक्टेटर होता है, पूरी दुनिया में डिक्टेटर की एक पहचान है। और जब मोदी जी कुर्सी से हटेंगे, कभी ना कभी तो हटेंगे, उसके बाद उन पर पीएचडी होंगी और उनकी सेक्रेसी पर पीएचडी होगी। तो पता नहीं कितने लड़के बच्चे हिस्ट्री में पीएचडी करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में। कि मोदी जो है पूरी तरह डेमोक्रेसी में, संसदीय राजनीति में, ट्रांसपेरेंसी में उनका कोई यकीन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। उसका कारण है कि देखिए वो जब जहां परिस्थिति पैदा होती है उस परिस्थिति के हिसाब से वो काम करते हैं। जब उनको ओके। लगा कि आरएसएस, जब उनको लगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के कुछ महीने पहले जब उनको लगा कि थोड़ा आरएसएस को आंखें दिखानी है कि वो अपने लोगों को टिकट दिलाने की पैरवी ना करे, तो उन्होंने चुपचाप जेपी नड्डा से बयान दिलवा दिया, कह दो कि आरएसएस की हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो अपने आप फलीभूत हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो गई है। जो कल उन्होंने जीएसटी के बोला कि जीएसटी जो है भारत अब आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कहाँ का आत्मनिर्भर जीएसटी में हो गया। तो मोदी जी का ये फितरत है, ये नेचर है। और वो चूंकि नेचर। डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी का कोई यकीन नहीं है। अब देखिए ओके। जब उनको प्रधानमंत्री चुना समझ गया। गया तब क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री चुना गया तब क्या हुआ, उन्होंने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नैतिक रूप से होनी चाहिए थी, उसको बुलाया नहीं, क्योंकि वहां आरएसएस के 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होने वाले थे और ये जानकारी थी उनको ओके, कि गॉट आपके इट। नेतृत्व की हार हो गई है। जी लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, साफ गोई नहीं है और इसलिए वो मन की बात रेडियो में करते हैं, लेकिन मन की बात सरकार में, सत्ता में, साथियों से नहीं करते। ये वो कह रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा व्यास साहब, क्योंकि आज तो मेरे पास सवाल बहुत है, समय कम है, और आप जैसा आदमी बड़ी मुश्किलों से स्क्रीन पे आता है, जो मोदी जी के सारे राज और रहस्य जानता हूं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है मोदी जी की, क्योंकि आप बहुत करीब रहे, कि मोदी जी इसलिए अध्यक्ष नहीं बना रहे क्योंकि इस बार आरएसएस ने उनसे कहा है कि भाई अध्यक्ष हमारी पसंद का बनेगा, सरकार आप चलाइए, संगठन हम चलाएंगे, आप सरकार चलाइए, हम पार्टी चलाएंगे, और वैसे भी हम पार्टी चलाते रहे, पार्टी हम ही ने बनाई है, पार्टी को हम ही ने जन्म दिया है, तो हम ही इसका अध्यक्ष भी चुनेंगे या हमारी सहमति से अध्यक्ष होगा। क्या आरएसएस अपनी सहमति से अध्यक्ष चाहता है, मोदी जी अपनी तबीयत से चाहते हैं, इस वजह से टकराव है क्योंकि मोदी की मर्जी का आदमी नहीं चुना जा रहा है? दैट्स व्हाई मोदी हैज गॉट प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है, हो सकता है। वो संगठन पे देखिए, मूलतः आपको इनकी साइकी समझनी होगी। वो संगठन से आते हैं और संगठन की ताकत क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, कैसे की जाती है, बखूबी जानते हैं और करते भी रहते हैं। तो वो संगठन पर से तो अपनी पकड़ कहीं भी हटाना नहीं चाहेंगे। संगठन तो उनको चाहिए ही चाहिए कि वो उनके बिल्कुल अंडर द थंब रहे। और ये जो जो घर्षण चल रहा है वो शायद इस बात को लेके चल रहा है कि इनको जो आदमी चाहिए, आरएसएस को जो आदमी रखना है, शायद वो कहीं नहीं मिल रहा है, इनकी जन्म कुंडलियां नहीं मिल रही है। चलिए, जो आदमी आरएसएस रखना चाहती वो मोदी जी पसंद नहीं कर रहे, इसी वजह से 2 साल निकल गए। एक चीज और इसी में पूछ लेता हूँ व्यास साहब आपसे, आप तो संजय जोशी साहब को जानते हो, संजय जोशी हाँ, मेरे अच्छे दोस्त है। हाँ, आप संजय जोशी को भी जानते हो, आप मोदी जी को भी जानते हो। हम मीडिया में ये रिपोर्ट पढ़ते हैं कि संजय जोशी और मोदी जी में 36 का आंकड़ा है, बनती नहीं है, और आरएसएस संजय जोशी का नाम आगे लेके आ रहा है, मोदी जी का मूड खराब हो जाता है संजय जोशी का नाम सुन के। क्या वाकई संजय जोशी और मोदी में बनती नहीं है? दोनों एक तरह से बातचीत उनमें नहीं है? इसमें कितनी मैं सच्चाई मानता है? हूं कि नहीं, उन दोनों में काफी दूरियां हो चुकी है, और वो दूरियों का ग्राउंड भी गुजरात में से ही बना था और उसके बाद बढ़ता ही गया है। कोई कारण, एक छोटा सा कारण बताएंगे जिसकी वजह से दूरियां शुरू हुई संजय जोशी और मोदी के बीच में? जो जब नरेंद्र भाई जनरल सेक्रेटरी थे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ खजुराहो तब हुआ था। हाँ, खजुराहो तब हुआ था। उसके बाद फिर
हाँ, उसके बाद फिर सुरेश मेहता आए, सुरेश मेहता के बाद फिर शंकर सिंह वघेला आए, और फिर नया चुनाव होके केशव भाई आए, और तब संगठन चीफ मिनिस्टर। महामंत्री, हाँ चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। 1998 में केशव भाई चीफ मिनिस्टर आए। तो उनकी ये इच्छा थी कि नरेंद्र भाई, कहीं उनको भी, उनके जहन में भी ये था कि ये जो हुआ सब पूरा, इनका टर्म खत्म नहीं हुआ, उसका एक मलाल था उनके दिल में। तो शायद ये इन्होंने नरेंद्र भाई को गुजरात के बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया। बस यही रिफ्ट की शुरुआत है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि संजय जोशी ताकतवर संगठन में नेता थे गुजरात में। हाँ, उस वक्त मोदी जी भी गुजरात में थे। आप कह रहे हैं कि एक एक करके मुख्यमंत्री बदल रहे थे, कभी मेहता आ रहा है तो कभी वघेला आ रहा है, फिर केशु भाई पटेल। तो संजय जोशी को लगा कि मोदी जी कहीं इनका भी काम तमाम ना कर दें, यानी इनको किनारे ना कर दें, इनको साइडलाइन ना कर दें, इसलिए संजय जोशी ने मोदी को दिल्ली ट्रांसफर करवा दिया प्रेशर करके, और वहीं से दुश्मनी जैसी हो गई चीज। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सही है बात। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब नरेंद्र भाई को गुजरात छोड़ना पड़ा, शायद मैं जो जितना जानता हूँ, समझता हूँ, और मेरा अनुभव से अगर मैं देखूं तो वो शुरुआत थी, और उसके बाद फिर रिफ्ट बढ़ती ही गई है। ओके, उसके बाद फिर संजय जोशी का सीडी प्रकरण हुआ, और बाकी के सब नहीं, कई ऐसी सीढ़ियां आती रहती हैं खैर गुजरात जी में। नहीं, उसमें दम नहीं था कोई, मगर ये सब फिर घटनाक्रम के उसके वजह से मैं कह रहा हूँ। लखेड़ा साहब, आप भी संजय जोशी को जानते, आप भी मोदी जी को जानते, क्या संजय जोशी को मोदी कभी भी बीजेपी का अध्यक्ष कबूल नहीं करेंगे, और मोदी को लगेगा कि आरएसएस ने उनके ऊपर चौकीदार बैठा दिया है, आरएसएस ने उनके दुश्मन को उनके समकक्ष खड़ा कर दिया, इस वजह से संजय जोशी कभी अध्यक्ष नहीं हो सकते, ऐसा आपको लगता है? अब ये बताइए दीपक जी, आप ये बताइए कि क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं कभी? ओके। जब वो संगठन भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा स्टेट था गुजरात, जहां उनका प्रचंड बहुमत था उनका, और वहां उनकी सरकार थी। कितने साल हो गए उनको सरकार को वहां पर? 35, मेरे साथ 35-38 साल हो गए। अब ये बताइए कि जब वहां पर एक म्यान में दो तलवारें वहां नहीं रहती, तो क्या राष्ट्रीय संगठन में आज मोदी कितना मजबूत है, उनकी लॉबी कितनी मजबूत है दिल्ली में? उनका जो है पत्ता हिलने के पहले मोदी जी से पूछता है, अमित शाह से पूछता है, कोई पत्ता बीजेपी के दफ्तर के आसपास की मैं हिल जाऊं, तो तब पत्ता हिलता है। तो ये सारी चीजें, ये मतलब ख्याली पुलाव है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में संजय जोशी को ये मंजूर करेंगे। जी, ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी, इन दोनों को भी आरएसएस चाहती कि ये अध्यक्ष बन जाए, और मुझे खबर ये है कि शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी अंदर ही अंदर चाहते हैं कि चलो भाई सरकार से हटे, पार्टी चलाएं, संगठन चलाएं, थोड़ा इंडिपेंडेंस रहेगी। क्या शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी, उनके भी संबंध बहुत मधुर नहीं है मोदी जी से, क्या ये दोनों भी नहीं बन सकते? मोदी जी इन दोनों को भी कबूल नहीं करेंगे मिस्टर व्यास? नितिन गडकरी नहीं ही बनेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह के लिए भी मुश्किल है। ये जो जितने भी नाम चर्चा में हैं दीपक भाई, आप भूल जाओ इन सबको। शिवराज सिंह जी को भूल जाओ, नितिन गडकरी, राजस्थान सिंधिया जी को भूल जाओ, वसुंधरा राजे, हाँ वसुंधरा राजे जी को भूल जाओ, गडकरी जी को भूल जाओ, संजय जी को भूल जाओ। तो किसको याद रखें तो बता दीजिए। तो वो आपको नहीं पता चलेगा, उसमें तो मोदी जी को आनंद मिलता है कि एक दिन सुबह में आप। चलिए, अब मैं जरा एक असली सवाल पे आ रहा हूँ। ये बताइए, क्योंकि मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, क्योंकि आपने मोदी जी के साथ काम किया है, और मुझे लगता है मोदी जी के साथ काम करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह से हमारे साथ बातचीत में शामिल हो। मोदी जी का क्राइटेरिया क्या रहता है? मतलब मोदी जी के करीब कौन व्यक्ति आ सकता है, उनका मतलब खास कौन हो सकता है, उनका अमित शाह कौन हो सकता है, उनका भूपेंद्र यादव कौन हो सकता है, उनका अश्वनी वैष्णव कौन हो सकता है? क्या क्वालिटीज आदमी में होनी चाहिए कि मोदी जी की का वो चेला बन जाए और मोदी जी इसको आगे बढ़ाएं? दो कंपार्टमेंट में बांटूंगा।
अमित जी है वो इनके राजदार हैं। राजदार। हाँ, तो वो साथ में चाहिए। और बाकी जो लोग हैं वो उनसे कहीं नीचे बौने हैं तो चलेंगे, ओ, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। मतलब जैसे सीआर चाहे पाटिल साहब हैं, अश्विनी सीआर को पाटिल लीजिए, साहब आपके तो गुजरात वो के भी सीआर कौन से पाटिल। उनकी आंख में आंख मिला के बात करने वाले हैं? वो एक तो बताइए मुझे, ये जितने नाम आपने गिनाए, अश्विनी जी से लेकर भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव से लेकर सबके सब मीडियोकर हैं। मीडियोकर हैं, मतलब आप So बहुत either जूनियर हैं, आप you, कहना चाह रहे either you, so one compartment is that of somebody who knows him in and out, क्योंकि वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इसीलिए उनके डोसियर भी अमित देखे शाह। होंगे। हाँ, और दूसरा खेमा है वो एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट पीपल, जैसे हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री है, तो नॉन फर्टाइल एक जैसा काम है उनका। एक बार नाम तो बता दीजिए, लोगों को पता तो भूपेंद्र लग जाए पटेल गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है, बता तो दीजिए भूपेंद्र सर। पटेल, भूपेंद्र पटेल जी है अभी भूपेंद्र पटेल, गुजरात। भूपेंद्र पटेल हो सकता है। मैंने इसलिए कहा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, कंपटीशन जी में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात का जी मुख्यमंत्री कौन है। तो जी आप जी कहीं मोदी जी का नाम या आनंदीबेन पटेल का नाम ना लिखिएगा। इस वक्त भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। और एक चीज मैं काफी आपको अरसे ऐड से। कर, हाँ, जिस दिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, सुबह सुबह वो एक मौका मुआयना कर रहे थे, उनको पता नहीं था। उनको 8 बजे पता लगा कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सुबह 8 बजे जी पता लगा। और शायद वो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम से भी जुड़े थे, एम आई राइट सर? नहीं, अभी भी जुड़े हैं, अभी भी अच्छा, जुड़े हैं। वो सिविल इंजीनियर है और कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे, अभी भी चलाते हैं। एक और चीज पूछ लूं अगर लखेड़ा साहब की इजाजत हो। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, मुझे लगा कि आज इस पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें। क्या अमित शाह मोदी के, आपने कहा राजदार हैं, क्या ऐसा लगता है कि मोदी ही उनको सक्सेसर बनाएंगे? मोदी जब भी कुर्सी छोड़ेंगे हाथ 2029 में के नहीं बाद, होगा वो, उनके हाथ में नहीं होगा वो, क्योंकि अपनी मर्जी से वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, और जब छोड़ेंगे तब उनके हाथ में नहीं होगा। नहीं तो अमित शाह इतने दिनों से जो सेवा कर रहे हैं, तो वो तो लोग अमित कहते शाह हैं, अपनी कंपनी, देखिए पॉलिटिक्स में एक समय ऐसा आता है कि इसके आगे फिर वैतरणी पार करनी है तो आपको खुद से ही अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो अमित शाह अपने आप में कॉम्पिटेंट है, वो भी उनके साथ इतने नहीं समय रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो सरकार में नंबर 2 है, वो नंबर 1 के हटने के बाद वो नंबर 2 नंबर 1 नहीं होगा? अमित शाह मोदी की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, आप ये कह रहे हैं? बाय द कोरोलरी जो आप दे रहे हैं, वो कोरोलरी के मुताबिक नहीं बैठेंगे। बैठ सकते हैं, वैसे पॉलिटिक्स इज एन इमेंस गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे इंदर गुजराल बन गए थे, देवगौड़ा जी बन गए थे। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहता मैं, मगर मोदी जी के हाथ में होगा और इनको नियुक्त करके उनको अपना कारोबार सौंप के जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा क्यों नहीं मानते आप कि इनको कारोबार सौंप के जाएंगे? मोदी जी स्वेच्छा से अपना पद नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, लखेड़ा साहब, भाई व्यास साहब फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी जी की कैबिनेट के सलाहकार भी कह लीजिए, मंत्री भी कह लीजिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जब भी कुर्सी से हटेंगे उस कुर्सी पे हमेशा नहीं बैठेंगे। आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, वो उनकी कल्पना का जो कल्पना की जो उड़ान है वो सही डायरेक्शन में है। उसका कारण क्या है कि जो मोदी जी खुद नहीं हटेंगे, हटाए जाएंगे। मतलब मोदी जी जब एक बड़ी विपदा बन जाएंगे, एक आपदा बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर, तब उनको जिसको कहते हैं कि फोर्स किया जाएगा कि वो पद छोड़े। और पद कैसे छोड़ेंगे कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 240 के करीब एमपी है, उसमें 50 के करीब ऐसे सांसद हैं एज ऑन टुडे जो पूरी तरह खिलाफ है इनके, दोनों जोड़ी के खिलाफ है, और वो मौके की तलाश में। मैं आपको बता दूं कि वो जितने लोग हैं, 50-60 जितने भी लोग हैं, उनको आरएसएस की फुल बैकिंग है। आरएसएस ने मोदी रिजिम के बाद भी लंबे समय तक चलना है, लेकिन आरएसएस के साथ एक दिक्कत है कि आरएसएस आज की तारीख में स्टाइललेस हो गई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बुरी खबर है और देश के लिए भी बुरी खबर है। और जो आरएसएस में
की विचारधारा में यकीन करते हैं या आरएसएस के प्रति समर्पित है, उनके लिए भी बुरी खबर है कि आज स्पाइनलेस आरएसएस है और आरएसएस इस हालत में नहीं है कि मोदी जी के गलत कामों का विरोध करे। मोदी जी 75 साल के अगर हो गए हैं तो उनको कहते हैं कि मोदी जी आपने 15-20 नेताओं को, टॉप नेताओं को आपने अवकाश पे भेज दिया, रिटायर करवा दिया। तो सवाल यह है कि मोहन भागवत खुद क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं 75 साल का मैं बना रहूंगा। तो आपको तो आदर्श प्रस्तुत मोहन भागवत को करना चाहिए था। एक आदर्श प्रस्तुत करते देश के सामने, आरएसएस के सामने, भाजपा के सामने, कहते मैं हट गया 75 साल पूरे होने पर। अब मोदी जी अब आपकी बारी है। ये कहने की हिम्मत कौन जुटाएगा? क्या कांग्रेस वाले जुटाएंगे या कम्युनिस्ट पार्टी वाले जुटाएंगे? कौन जुटाएगा ये चीजें? तो ये क्यों नहीं इस तरह का, ये कोई खेल है ना, ये पब्लिक लाइफ है जी, ये पब्लिक लाइफ है, कोई आपकी निजी दुकान नहीं है जी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री जो है ये पब्लिक लाइफ है, आप पब्लिक लीडर हैं, आप कोई निजी दुकान आपकी नहीं है। हम तो सवाल करेंगे रिटायरमेंट को लेकर। और लकड़ा साहब ने ये भी कहा कि भाई मोहन भागवत ने इशारा तो किया था 75 बरस की उम्र में, लेकिन फिर वो 2 कदम पीछे हट गए और चुप हो गए। ये वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस भी मोदी के प्रेशर में। चलिए साहब, अब अध्यक्ष पर हम बात करने निकले थे, लेकिन आपने तो सिरे से सब कुछ खारिज कर दिया। आपने कहा कि जो मैं नाम ले रहा हूं उसमें से कोई होगा ही नहीं। एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन। क्या व्यास साहब आपको लगता है कि मोदी जी, अगर नायडू नीतीश ने कोई खेल नहीं किया या कोई इस तरह की आपदा नहीं आई, ये सरकार किसी तरह से चलती रही, मोदी 2029 का सफर पूरा कर लेंगे, बीच में कोई इस्तीफा नहीं देंगे, वो दोबारा फिर 29 में तैयारी करेंगे प्रधानमंत्री की? क्या इस्तीफा, रेजिग्नेशन मोदी की डिक्शनरी में नहीं है इस तरह के शब्द? रिटायरमेंट 2029 काफी दूर है, इसीलिए मैं इसका प्रिडिक्शन करने से बचना चाहूंगा, क्योंकि 2029 तक इस देश की और विश्व की राजनीति में क्या क्या बदलाव आएंगे, आज की तारीख में कल्पना करना शायद थोड़ा जल्दी होगा। बाकी रहा, अगर कोई विकल्प नहीं है, कुछ इनके सामने कोई आपत्तियां नहीं खड़ी हुई, आरएसएस की मैं ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि आरएसएस खुद इतनी अब ये सॉफ्ट हो चुकी है इनकी हैबिट्स कि वो इनकी शाखाएं भी नाम के वास्ते लगती है। बाकी वास्तविकता में आरएसएस का उतना जो एक जमाने में जो दौर दमाम था वो नहीं है। तो आरएसएस कुछ कर पाएगी? आरएसएस ही लाभार्थी है इनकी, तो आरएसएस क्या? ओके। और उनकी हैबिट्स बिगाड़ के रखी है इन्होंने। पहले प्रचारक बस में मुसाफरी करते थे, साइकिल पे चलते थे, अब बंद बॉडी की गाड़ी में चलते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं। ओके, चलिए, ये कह रहे हैं कि आरएसएस में भी दम नहीं है कि आरएसएस मोदी जी को कहे कि भाई आप हटिए, है ना, दूसरे को मौका दीजिए। ये हिम्मत नहीं है गार्जियन में, क्योंकि गार्जियन कभी साइकिल से चलता था, कभी वो जो है सराय में रुकता था, वो 5 स्टार होटल में रुक रहा है, वो लंबी लग्जरी गाड़ियों में चल रहा है। अब उसके पास वो हिम्मत नहीं रही, कंप्रोमाइज हो चुका है प्रचारक। तो आरएसएस में हिम्मत नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात आखिर में, जय नारायण व्यास साहब, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, गुजरात गवर्नमेंट, मोदी सरकार के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, कह रहे हैं कि भाई ये सही बात है कि मोदी की डिक्शनरी में रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, ये 2 आर नहीं है, लेकिन 2029 तक का सफर मोदी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मोदी जी के पुराने साथी व्यास साहब कहते हैं कि इस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया जो उनको लगता है, आशंका है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, ये मुश्किल। यानी बॉटम लाइन ये है कि व्यास साहब को लगता है कि 2029 तक का सफर मोदी तय नहीं कर पाएंगे। बिग आंसर, बिग रिप्लाई फॉर ऑफ माय क्वेश्चन। नहीं, मैं नहीं तय कर पाएंगे ऐसा नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि काफी दिक्कतें आएगी रास्ते में, क्योंकि अभी जो राइट लीनिंग जो फोर्सेस है दुनिया भर में, फ्रांस से लेकर आपने जो नेपाल में देखा, अभी और जगह पे देख रहे, दे आर गेनिंग प्रोमिनेंस ग्राउंड। और जेफरी सैश का अभी लेक्चर सुना होगा आपने, तो 74 + 6 80 नेशंस, दी कोवर्ट और ओवर्ट, अमेरिका ने सत्ता पलट किया है, और नेपाल में भी इनका हाथ है, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। बांग्लादेश में तो इनका हाथ है ही, तो ये हाथ भारत तक भी आ सकता है।
भारत अमेरिका के जो बिगड़ते संबंध हैं उनके बैकड्रॉप में कह रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल सफर है मोदी जी के लिए, ये जयनारायण व्यास ने कहा। दोस्तों, अध्यक्ष पर जो मैंने बात शुरू करी थी आज इस वीडियो में कि अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष का पद क्यों नहीं तय हो पा रहा है, 2 साल हो गए, क्या आरएसएस बीजेपी के बीच में टकराव है, क्या मोदी जी के पसंद का आदमी जो है वो नहीं मिल रहा है, मोदी जी कुछ और सोच रहे हैं, आरएसएस कुछ और सोच रहा है, बहुत सी बातें हमने करी, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि हम ये तय नहीं कर पाए कि क्या अध्यक्ष वाकई जो है कुछ दिनों में नियुक्त हो जाएगा या ऐसा ही टलता रहेगा जैसे जनवरी 2023 से टल रहा है। लेकिन नवरात्रि तक तो नहीं नियुक्त होगा, आप लिख के चलिए, नवरात्रि तक तो नहीं नियुक्त होगा, उसके बाद दीपावली आएगी तो दीपावली तक नहीं नियुक्त होगा। चलिए, दीपावली के बाद अगले साल में मकर संक्रांति भी आती है, हो सकता है मकर संक्रांति तक चलिए। व्यास साहब आप आए और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत खुलकर बात करी। और आप जैसे नेता अब इस देश में नहीं रहे, एक ऐसे नेता जो आईआईटी के प्रोडक्ट रहे, आईएम अहमदाबाद के प्रोडक्ट रहे, लॉ भी करी है, नर्मदा बांध भी बनाया, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस किए और एक पाई की बेईमानी नहीं करी। ये कम से कम इनके चेहरे पर, इनके सामने मैं कह सकता हूँ, एक पाई की बेईमानी नहीं करी मिस्टर व्यास ने, यही इनकी खासियत, और इसीलिए मोदी से बनी नहीं बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया व्यास साहब आपका, लखरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।